नमस्ते शिक्षार्थियों। विकासात्मक संचार के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी विषय पर इस इकाई में आपका स्वागत है। मैं आपको इसका परिचय दूंगी और जिन चीजों पर हम चर्चा करेंगे वो है विकास की गतिशील अवधारणा जो व्यवहार परिवर्तन का प्रयास करती है, जनसंचार के साधनों की अपर्याप्तता और आईसीटी यानी सूचना संचार प्रौद्योगिकियों की अचानक वृद्धि, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण इत्यादि जैसे सामाजिक प्रभाव क्षेत्रों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों की भूमिका और उनमें हम सामुदायिक रेडियो और इसकी रणनीतिक पहुंच, आईवीआरएस और समुदाय को आवाज देने में इसके अनुप्रयोग, ज्ञान अवशोषण के लिए सहभागी फिल्म निर्माण और किसानों की सहायता के लिए उपलब्ध डिजिटल साधनों की एक विस्तृत श्रृंखला की विशिष्ट केस स्टडीज पर बात करेंगे। ध्यान रहे, ये आईसीटी की संपूर्ण सूची नहीं है। ये लगातार उभर रहे हैं और विकसित हो रहे हैं। तो सबसे पहले विकास क्या है? परंपरागत रूप से हम सभी ने विकास को किसी देश में उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को अनिवार्य रूप से अधिकतम करने के रूप में देखा है और इसकी कमी को अविकसितता के रूप में परिभाषित किया गया है। और हम सभी को विकासशील होना चाहिए, है ना? ये लंबे समय से प्रमुख प्रतिमान बना हुआ है, लेकिन इसकी स्पष्ट सीमाएं हैं। क्या आपको ये सीमाएं ज्ञात हैं? इस परिभाषा ने विकास और अंतर्राष्ट्रीय संरचनाओं को ध्यान में नहीं रखा है, जिसने अविकसितता को बढ़ावा दिया और अब भी ऐसा कर रहे हैं, जैसे उपनिवेशवाद और अब अनुचित व्यापार व्यवहार। दूसरा, ये हमारे समाजों के भीतर जाति और प्रतिसत्ता जैसे सामाजिक संरचनाओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिरोध को ध्यान में नहीं रखता है। बाहर से एक चुनौती के साथ साथ भीतर से एक चुनौती है, लेकिन आज उससे कहीं अधिक गंभीर चुनौतियां हैं। सबसे पहले एक बहुत ही गंभीर सीमा, जिसे पृथ्वी ग्रह की वहन क्षमता कहा जाता है, जिस क्षमता के अंतिम छोर पर हम पहले ही पहुंच चुके हैं। हम जिस समस्या का सामना कर रहे हैं उसका समाधान सतत विकास माना जाता है। क्या इसका मतलब विकास के बजाय अधिक साम्यता है? आइए इस पर गौर करते हैं। तो हम क्या चाह रहे हैं? हम व्यवहार परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। आपने इकाई 10 में व्यवहार परिवर्तन का अध्ययन किया है। वहां आपने देखा होगा कि विशेषज्ञों की राय है कि संचार का उचित उपयोग विकास की गति और प्रक्रिया को बढ़ावा दे सकता है, जिसका अर्थ है कि हम तेजी से विकास और बेहतर विकास प्राप्त कर सकते हैं, और यही मान लिया जाता है। संचार कुछ वांछित लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति व्यक्तियों या समूहों के व्यवहार को प्रभावित करने या उस पर असर डालने की प्रक्रिया बन जाता है। क्या इसका मतलब ये है कि ये यथास्थिति को चुनौती देने और अधिकारों की मांग करने में भी मदद करता है? व्यवहार में वांछित परिवर्तन संदेश और साधन दोनों की प्रभावशीलता का परीक्षण है, जिसका अर्थ है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और उसके लिए संचार के साधन जिन्हें हम नियोजित करने का प्रयास कर रहे हैं। अब आईसीटी के पक्ष में प्रतिमान परिवर्तन के साथ दोनों का विलय हो रहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुझे आशा है कि आप संदेश को साधन के साथ मिलाने की इस अवधारणा को समझने में सक्षम होंगे। आप देखते हैं कि सहभागी पद्धति के साथ संदेश का निर्माण उस प्रक्रिया के साथ होता है जब साधन लोगों, समुदाय के साथ नियोजित होते हैं, और इसलिए ये कहीं अधिक प्रभावी हो जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर कोई ऐसी पद्धति है जो टॉप डाउन है, जो एक संदेश बनाने के लिए आपके साथ भाग लेने वाली पद्धति की तुलना में आपको केवल ये बताती है कि आपको क्या करना है, कौन सी अधिक प्रभावी होगी? जाहिर है जिसमें आपने अपनी बात रखी थी। इसलिए आईसीटी के पक्ष में प्रतिमान बदलाव निश्चित रूप से बना रहेगा। अब आइए अन्य मीडिया बनाम आईसीटी की तुलना करें। सबसे पहले आप जानते हैं कि संचार का सीधा साधन है, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूं। बेशक मैं आपसे सीधे तौर पर नहीं बल्कि एक वीडियो के जरिए बात कर रही हूं। संचार का एक सीधा साधन प्रभावी है, लेकिन इसकी स्पष्ट सीमाएं हैं। सबसे पहले ये साक्षरता अज्ञेयवादी है। तो हम बातचीत कर सकते हैं, हम सांस्कृतिक प्रदर्शन कर सकते हैं जो बहुत प्रभावी हो सकते हैं, जो लोक रंगमंच, संगीत आदि हो सकते हैं। फिर हमारे पास दृश्य है जो भित्ति चित्र, पोस्टर इत्यादि है। फिर प्रिंट मीडिया है जो संचार के सबसे स्पष्ट रूपों में से एक है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं।
जैसे साक्षरता स्तर में कमी और भाषा संबंधी बाधाएं। वंचित आबादी तक पहुंच भी इसकी एक सीमा है। उदाहरण के लिए महिलाएं, आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक जिनके स्वास्थ्य और साक्षरता का स्तर बहुत खराब है। फिर प्रसारण मीडिया है। इसे जादू का गुणक कहा जाता है। 60 से 80 के दशक में इसके द्वारा बहुत कुछ किया गया था। यह अनुसंधान, संसाधन और उच्च प्रशिक्षित कर्मियों में एक बड़ा निवेश है, जिसका आपने इकाई 9 में अध्ययन किया है। वहां इस पर बहुत सारी जानकारी दी गई है। यदि आपको आवश्यकता हो तो कृपया उसका उपयोग करें। ये बड़ा निवेश इस कारण से था कि ये माना जाता था कि इस जादुई गुणक या प्रसारण मीडिया में मानव व्यवहार को बदलने की असाधारण शक्ति है। अब कुछ उल्लेखनीय अपवादों को छोड़कर हरित क्रांति के बारे में प्रभाव ध्यान देने योग्य नहीं है। हम इसका महत्व खो चुके हैं और टेलीविजन के व्यापक विस्तार में डूब गए हैं। और फिर बाद में टेलीविजन विभिन्न प्रयासों के बावजूद मनोरंजन के स्रोत के रूप में या सर्वश्रेष्ठ समाचार के रूप में देखा जाता है। हाल ही में एक अध्ययन से पता चला है कि टेलीविजन के विकास का कुल प्रभाव कहीं भी अपेक्षा के करीब नहीं है और ये राष्ट्रीय शिक्षा या कृषि के लिए लगातार फायदेमंद नहीं रहा है। इसके बाद आईसीटी क्रांति आती है। मास मीडिया की टॉप डाउन प्रकृति ने इसमें एक बड़ा ग्लैमर भर दिया। इसमें सितारे थे, फिल्मी सितारे थे, टेलीविजन सितारे थे, यहाँ तक कि न्यूज रीडर भी सितारे माने जाते थे। लेकिन प्रभाव का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। फिर निश्चित रूप से हमारे पास लाभ उन्मुख जनसंचार माध्यम है, जिसे महिलाओं के वस्तुकरण, अपराध और हिंसा को सामान्य बनाने के लिए दोषी ठहराया जाता है ना? फिर विकासात्मक मीडिया है। इस मीडिया की धारणा ये है कि ये उबाऊ है, ये उपदेशात्मक है, इसमें अप्रासंगिक या प्रेरणाहीन सामग्री है। फिल्मों से पहले के वृत्त चित्र याद है ना आपको? मैं इन्हीं की बात कर रही हूँ। आईसीटी एक नया प्रतिमान है जिसमें सूचना और ज्ञान साझा करने के कई स्रोत हैं। इसका केवल एक स्रोत नहीं है। आईसीटी विभिन्न प्लेटफॉर्मों में चलता है। कोई भाषा बाधा नहीं है और इसलिए कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी नहीं है। आज के न्यू मीडिया के तकनीकी मूल्यांकन के लिए ऐसे उपायों की आवश्यकता है जो उनके मौलिक रूप से सामाजिक, संवादात्मक, प्रदर्शनकारी और सहभागी चरित्र को अधिक बारीकी से प्रतिबंधित करें। कृपया इसे याद रखें कि आईसीटी का ये नया प्रतिमान मौलिक रूप से सामाजिक, संवादात्मक, प्रदर्शनकारी और सहभागी है, जिसका अर्थ है कि आप, मैं और हर कोई इस नए प्रतिमान में कहीं अधिक समान है। इसलिए इसका विभिन्न क्षेत्रों में लाभकारी प्रभाव पड़ा है। तो आइए पहले आईसीटी और कृषि, किसानों के दृष्टिकोण, निजी इनपुट डीलरों, बीज और कीटनाशकों के आपूर्तिकर्ताओं और पारंपरिक रूप से जानकारी देने वाले बिचौलियों पर गौर करें। उनके पास कोई अन्य स्रोत नहीं है ना? ऐसा स्रोत जिन पर वे भरोसा कर सकते हैं। लेकिन वे सरकारी एजेंसियों पर भरोसा करने के लिए भी जाने जाते हैं। उन्हें उनके तकनीकी ज्ञान और व्यक्तिगत एजेंडा की कमी के कारण अत्यधिक विश्वसनीय माना जाता है और वे सामान बेचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये भी माना जाता है कि जब कृषि को लाभदायक समझा जाता है, तो किसान सक्रिय होते हैं। इसका मतलब है कि अगर उन्हें ये महसूस करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे एक अच्छी आजीविका कमा सकते हैं, वे सोशल मीडिया से अप टू डेट और विविध प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वे विभिन्न प्रकार के डिजिटल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं, जिसका इस क्षेत्र पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हम आगे आने वाले वीडियो में से एक में इस पर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आईसीटी पुरुषों और महिला किसानों के लिए एक बड़ा तुल्यकारक बन सकता है, क्योंकि आईसीटी घरों के अंदर पहुंच सकती है और इसलिए यदि किसी महिला किसान को किसी तरह का सार्वजनिक अवरोध हो तो उसे दूर कर सकती है। अब हम स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा के क्षेत्र पर नजर डालेंगे। कई अध्ययन जनसंख्या स्वास्थ्य पर आईसीटी के सकारात्मक और महत्वपूर्ण प्रभाव को दर्शाते हैं और अनुशंसा करते हैं कि स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों को उन नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जो डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देती हैं, खासकर महिलाओं और लड़कियों से संबंधित नीतियों पर। हम सभी जानते हैं कि महिलाओं और लड़कियों की डिजिटल मीडिया तक कम पहुंच है। महिलाओं और लड़कियों की जरूरतें भी बहुत अधिक हैं और किसी भी आबादी में उनकी स्वास्थ्य स्थिति काफी कम है।
दूसरा, पोषण सुरक्षा का बेहतर प्रदर्शन किया गया था और सहभागिता फिल्मों का उपयोग करके ज्ञान को बेहतर ढंग से अवशोषित किया गया था, जिसमें स्थानीय संवेदनशीलता और चुनौतियों को ध्यान में रखा गया था। विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में जो नियमित रूप से जनसंचार माध्यमों में हाशिए पर हैं, जिसका अर्थ है उनकी भाषा, उनके खान-पान की आदतों का उपयोग करना और ये समझना कि उनके आसपास पोषण सुरक्षा कैसे बनाई जाए। इसके बारे में हम एक अलग वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। अब जिस महामारी से हम सभी परिचित हैं, जब वायरस के विकसित होने के साथ-साथ सूचनाओं को लगातार अद्यतन करने की आवश्यकता थी, तो इसने आईसीटी की आवश्यकता को बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया, क्योंकि हम नई और नई जानकारी प्राप्त कर रहे थे, वैज्ञानिक इसका अध्ययन कर रहे थे और वे हमें बेहतर सावधानियां बता रहे थे। अंत में दूरस्थ स्थानों पर विशेषज्ञ सलाह देना हाल के दिनों में आईसीटी के सबसे संतोषजनक उपयोगों में से एक बन गया है। ऐसे कई अनुप्रयोग हैं जो डॉक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में रोगियों की जांच करने की अनुमति देते हैं, जिनमें ऐसे रोगी हैं जिनकी अन्यथा ऐसे विशेषज्ञ उपचार तक पहुंच नहीं है। ये आईसीटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। जैसा कि हम जानते हैं कि एशिया में 50 मिलियन से अधिक प्रवासी श्रमिक हैं, जो विशेष रूप से अभावग्रस्त हैं क्योंकि वे अपने देश और प्रदेश दोनों में अपनी पहचान साबित करने की समस्या का सामना कर रहे हैं। ये जानना दिलचस्प है कि इनमें से आधी से ज्यादा महिलाएं हैं। उनमें से बड़ी संख्या में घरेलू कामगार हैं क्योंकि ये महिलाओं के लिए उपलब्ध एकमात्र सबसे बड़ी रोजगार श्रेणी है। और फिर अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की बात करें, क्या आप जानते हैं कि 90% से अधिक या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि देश में 95% श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र के हैं, जिन्हें अनुचित शर्तों को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है? आईसीटी सामूहिक रूप से नई सूचना संचार प्रौद्योगिकी के रूप में श्रम अधिकारों की प्रगति में मदद करते हैं, अधिक सुलभ हो जाते हैं। संगठनों और संघों ने इन आधुनिक तरीकों की क्षमता का दोहन करना शुरू कर दिया है। हम इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम या आईवीआरएस का अध्ययन करेंगे, जो एक ऐसा तरीका था जिसका उपयोग श्रमिकों की मदद करने के लिए किया जाता है। विशेष रूप से हाल ही महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए इसका उपयोग किया गया। आईसीटी और शिक्षा एक स्पष्ट विकल्प हैं जिससे डिजिटल डिवाइड को पाटने में, साक्षरता और शिक्षा जैसे अन्य विभाजनों को पाटने में मदद मिलती है। डिजिटल डिवाइड एक ऐसा शब्द है जो उन लोगों के बीच अंतर को दर्शाता है जिनके पास नेटवर्क और कार्यप्रणाली तक डिजिटल पहुंच है और जिनके पास ये नहीं है। ऐसे बहुत से देश हैं जो महसूस करते हैं कि डिजिटल डिवाइड को पाटने में वास्तव में साक्षरता और शिक्षा जैसे अन्य विभाजनों को रोकने में मदद मिलती है। हाल ही में हमें महामारी के बीच भारतीय शिक्षा प्रणाली और अपरिवर्तनीय अधिगम के संकट का सामना करना पड़ा। देश भर में स्कूल बंद होने से सभी के सीखने के अनुभव पर असर पड़ा है और इसलिए आईसीटी साधनों को संबोधित करने की तात्कालिकता सामने आई। आप सभी जानते हैं कि जिन बच्चों के पास ऑनलाइन उपकरणों तक पहुंच थी, वे अपनी पढ़ाई जारी रखने में सक्षम थे। जिन बच्चों की इन उपकरणों तक पहुंच नहीं थी, उनके सीखने के अनुभवों में बहुत बड़ा अंतराल आया और इसने वास्तव में उन्हें काफी पीछे धकेल दिया। आईसीटी के कुछ सामान्य शैक्षिक अनुप्रयोग में प्रति बच्चा एक लैपटॉप का प्रयास शामिल है। ये एक महत्वाकांक्षी प्रयास था, लेकिन अगर हम इस अभियान को सफल बनाने में सक्षम हैं, तो ये बहुत प्रभावी है। फिर ई रीडर है, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो सैकड़ों पुस्तकों को डिजिटल रूप में रख सकते हैं और उनका उपयोग पठन सामग्री के वितरण में तेजी से किया जा रहा है और वे पाठ्यक्रम का विस्तार कर सकते हैं। फिर फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, जिसमें दूरस्थ स्थान के व्याख्यान जैसा अभी मैं और आप कर रहे हैं और कक्षा में कंप्यूटर निर्देशित निर्देशों और इंटरैक्टिव शिक्षण गतिविधियों के माध्यम से अभ्यास शामिल है। निश्चित रूप से आईसीटी शिक्षकों के पेशेवर विकास में भी मदद कर रहा है और ये उन्हें आईसीटी का उपयोग करने की उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए पेशेवर अवसर प्रदान करता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि नियामक इस सब की सफलता के लिए ब्रॉडबैंड की निषेधात्मक लागत को कम करें। अब आइए एक मुख्य मामले पर बात करते हैं जो कि लैंगिक समानता है।
संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा पहचाने गए आईसीटी के उपयोग के कुछ लक्ष्य हैं। शिक्षा को महिलाओं और लड़कियों के लिए सुलभ बनाना, जैसा कि हम अभी चर्चा कर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं का मानना है कि इसका बेहतर गुणवत्ता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, लेकिन केवल तभी जब अन्य चर मौजूद हों, जिसका अर्थ है कि आईसीटी वास्तविक भौतिक बुनियादी ढांचे को प्रतिस्थापित नहीं करेगा, जो कि शिक्षा के लिए आवश्यक है। दूसरा, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करना। कई मोबाइल ऐप सुरक्षा जोखिमों की रिपोर्ट कर सकते हैं। जेंडर आधारित हिंसा के उत्तरजीवी लोगों के लिए सेवाओं तक पहुंचने के लिए हेल्पलाइन है, जो हर रोज बहुत लोकप्रिय हो रही है। आईसीटी महिलाओं के नेतृत्व और उनकी सहभागिता को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। महिलाओं के लिए किसी पद के लेने और निर्वाचित होने पर प्रशिक्षण ऑनलाइन उपलब्ध हो जाता है। आईसीटी उद्यम विकास, वित्तीय समावेशन और जमीनी अभिकर्ताओं के साथ संयुक्त कुशल प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाने में भी मदद करता है, जैसे सामुदायिक रेडियो, जिस पर हम बाद में विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं कि लोक चेतना मंच के साथ काम करने वाली कमाऊ वाणी निम्नलिखित प्रभाव कैसे प्राप्त करती हैं। सबसे पहले, महिलाओं ने भूमि अधिकारों की कमी और उनके काम के क्षेत्र में किसानों के रूप में उनकी मान्यता पर सवाल उठाया। पुरुषों ने महिलाओं पर काम के अधिक बोझ को स्वीकार किया। ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। अंत में, निष्कर्षतः हम मानते हैं कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकियां तेजी से उभर रही हैं तथा विकसित हो रही हैं, और उनकी भूमिका हमारे लिए अपरिहार्य होती जा रही है। विशेष रूप से सतत विकास लक्ष्यों, जिन्हें हासिल करने की आवश्यकता है, और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली आपदाओं की महत्वपूर्णता को देखते हुए ये जरूरी है कि हम उन्हें समझने के लिए बहुत अधिक विस्तार दें। उनकी सहभागिता क्षमता का उपयोग यथास्थिति को चुनौती देने के लिए करें, जो परिवर्तन को रोकती हैं। उन संरचनाओं को चुनौती देने के लिए करें जो न्याय और समानता को रोकते हैं। यदि मानव सभ्यता को पृथ्वी पर जीवित रहना है, तो इन आदतों को त्यागना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।